प्रिय मित्रों, परिजनों, सभी दर्शकों, सहयोगियों, सहयात्रियों और इस भावगंगा को आगे बढ़ाने वाले, शक्ति देने वाले सहयात्रियों, आज भावगंगा का एक विशेष अंक है, 150वां अंक। धीरे धीरे करके हम लोग 150 अंकों तक आ गए हैं। और देखिए, इस यात्रा में जो हमेशा शामिल रही है चिड़िया, वनस्पतियाँ, वह चिड़िया अभी से आकर के खूब अच्छी ध्वनि में लगातार गा रही है, शुभकामनाएं दे रही है, साथ देने का वादा कर रही है। तो ऐसे सुरम्य वातावरण में जब ये प्रोग्राम होता है तो अपने आप ऊर्जा मिलती रहती है। और बहुत लोगों को ये पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया कि ये चिड़िया का संगीत ये भी एक इसका हिस्सा है प्रोग्राम का। और ये जो वनस्पतियां हैं, ये प्रॉम्प्टिंग करती रहती हैं। शायद ये कहीं और ये प्रोग्राम होता तो इस रूप में नहीं हो पाता। तो यह सब इस प्रोग्राम का महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सब इसमें सहयोग दे रही हैं पूरी तरह से। आज के इस प्रोग्राम के लिए बहुत लोगों की शुभकामनाएं मिली हैं। कुछ की शुभकामनाएं आज पढ़ेंगे, कुछ की कल पढ़ेंगे और कुछ सेलेक्टेड। और शारदा लाल जी ने कहा है तो उनको बहुत पसंद आया। ये प्रोग्राम बहुत ही पसंद आता है। उनके पतिदेव, मतलब अब तो काफ़ी एजेड हैं ये लोग, 75 साल के आसपास के हैं। उनके पतिदेव भी अब सुनने लगे हैं। तो ये चीज़ें जो स्वतः फैल रही हैं, सेल्फ प्रोपोगेशन हो रहा है, इससे और ये सुनिश्चित हो गया है कि भविष्य में ये प्रोग्राम पूरी धरती पर हर जगह गूंजेगा। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो शारदा लाल जी ने कहा कि 150वें अंक में आप अपनी कुछ छोटी कविताएं ज़रूर सुनाइएगा। आपने जो पहले भी सुनाई हैं लेकिन वो दिल को बहुत असर करती हैं। तो उनके आग्रह पर छोटी बहर की एक गज़ल और कुछ हाइकू और 2-3 मुक्तक, ये तो उनके आग्रह पर सुनाऊंगा। पिछले साल आज के दिन एक सोशल मीडिया पे जो मैसेज भेजा था वो भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए। कैसे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, इसके लिए कैसे बच के रहना है। तो वो एक सावधान करने के लिए उसको भी सुनाएंगे कि जो लोग चोरी करते हैं या दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं या लूटना चाहते हैं, वो कैसे हरकतें करते हैं, कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। मंडन मिश्र की एक कथा है छोटी सी, और वो प्रकृति की शक्ति को भी उन्होंने न्याय के लिए इस्तेमाल किया है। उस कहानी में किया गया है, वह आपके सामने कहेंगे। इसके अलावा जीवन में 2 महत्वपूर्ण गुण बहुत ज़रूरी हैं। एक संतुलन और दूसरा सत्य की तलाश। बहुत ही ज़रूरी है, वो उस पर चर्चा करेंगे। और एक अकेला आदमी भी क्या कर सकता है। लोग कहते हैं अकेला आदमी चना नहीं फोड़ सकता, तो मेरी वो गज़ल का शेर ही है। ये सच है कि अकेला आदमी चना नहीं फोड़ सकता, लेकिन आदमी चना है, यह भी तो सच्चाई नहीं है। तो एक अकेला आदमी क्या कर सकता है। और इतिहास गवाह है, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, चाहे व्यवस्था के क्षेत्र में, चाहे दर्शन के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अकेले आदमियों ने बहुत कुछ किया है। और अगर 2 हो जाएं उसी जैसे, तो फिर साइंस ही कहता है कि रेजोनेंस हो जाता है। तो संतुलन और रेजोनेंस पर भी चर्चा करेंगे। आशुतोष जी आ गए हैं। आशुतोष जी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी रहे हैं
और सब इस भाव गंगा को जन जन तक पहुंचाने के लिए भगीरथ का काम किया है इन्होंने, तो उनको विशेष रूप से 150वें अंक में साधुवाद, धन्यवाद। और लेकिन धन्यवाद कहना बेमानी है, क्योंकि वो इसको अपना ही प्रोग्राम समझ के करते हैं, तो उसमें वो धन्यवाद की कोई बात बनती नहीं है। और इसके साथ अंत में हमारी व्यवस्था कितनी गांधारी जैसी हो गई है, आंखों पर पट्टियां बंधी हैं व्यवस्था के, सत्य बिना सुने फैसले हो रहे हैं। इस पर एक सच्चा किस्सा मेरे जीवन का, वो आपके सामने रखेंगे। आप चौंक जाएंगे कि भारत की सरकार, केंद्र सरकार किस तरह फैसले करती है। मेरा अपना अनुभव वो आपके सामने रखेंगे। इसीलिए और ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, आंख खुला रखने की जरूरत है, और चुनावों में ऐसे लोगों को चुनने की जरूरत है जिनकी आंखें खुली हों। आंखें खोल के चुनना है और ऐसे लोगों को चुनना है जिनकी आंखें खुली हों, ताकि हमारे जो MP, MLA, गांव प्रधान, नगर निकाय के लोग या मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी बने, राज्यपाल, वह सब अपनी खुली आंखों से फैसले करें। सुनी सुनाई बातों पे फैसले ना करें, अफवाहों पे फैसले ना करें, किसी स्वार्थ बस फैसले ना करें, लोभ बस फैसले ना करें, पूंजीपतियों के दबाव में फैसले ना करें। तो वो सच्चा किस्सा वो आपके सामने कहेंगे। और उस सच्चाई का आधार क्या है, सच्चाई क्या है और फैसले क्या हो रहे हैं, कैसे गलत इंटरप्रिटेशन किए जा रहे हैं, और गलत इंटरप्रिटेशन कोई समझा दे रहा उससे कर रहे हैं, कोई खुद उसको नहीं पढ़ ले रहा है, बिना पढ़े फैसला कर ले रहा है, बिना जाने फैसला कर ले रहा है, जो कि किसी भी व्यवस्था के लिए बहुत ही दुखद पहलू है, वह भी आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले शारदा जी का एक छोटा सा आलेख मिला है, और फोन पे उन्होंने कहा था कि कुछ छोटी छोटी चीजें जरूर सुनाइएगा। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज दिन है बधाई देने का, शुभकामनाएं देने का। आज भावगंगा अपने 150वें पड़ाव पर पहुंच चुकी है। जिस तरह सूर्य प्रकाश देता है, संवेदना करुणा को जन्म देती है, उसी तरह ये भावगंगा निरंतर अपने दर्शकों को भिगोती हुई आगे बढ़ती जाए। हम कामना करते हैं कि हर दिन नए नए दर्शक इस भावगंगा से जुड़ते जाएं, काफिला बढ़ता जाए, हमारे उद्देश्य और संदेश जन जन तक पहुंचते रहें। एक बार फिर बधाई शारदा। तो ये शारदा जी की शुभकामनाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। और शारदा जी ने जीवन भर विचारों को संप्रेषित करने का ही काम किया है। आकाशवाणी में सीनियर पोजीशन तक पहुंची हैं, तो उनकी शुभकामनाएं हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अब आशुतोष जी की जो शुभकामना संदेश है और जो बात है वो आपके सामने रखता हूँ। यह तो अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज भावगंगा के 150वें अंक पर चर्चा होगी। यह सफर कितना लंबा रहा लेकिन मालूम ही नहीं पड़ा। स्कूलों में संविधान के प्रति जागरूकता के संबंध में किए गए अभियान, गांव-गांव में संविधान कथाएं, और फिर हम भारत के लोक के माध्यम से अनवरत कई अंकों में संविधान को, अपने अधिकारों को, अपने दायित्वों को जानने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हम भारत के लोगों के बाद जब श्रृंखला का पदार्पण भावगंगा स्वरूप में हुआ तो सोचा भी नहीं था कि अपने उद्भव के महज कुछ महीनों के सफर में ही
यह नवोदित भावगंगा इतना वृहद स्वरूप धारण कर लेगी और इसकी न जाने कितनी शाखाएं कहां कहां तक पहुंचकर स्थापित कर लेंगी और इसकी न जाने कितनी शाखाएं कहां कहां तक अपनी पहुंच स्थापित कर लेंगी। भावगंगा के माध्यम से आपके मौलिक विचारों की जो अनवरत श्रृंखला सतत प्रवहमान है, अद्भुत है और नाभिकीय विखंडन जैसी प्रक्रिया ही लगती है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या नाभिकीय विखंडन जैसी प्रक्रिया लगती है कि जो चेन रिएक्शन, एक एटम से दूसरे कई एटम्स को, फिर वो आगे कई एटम्स को, इस तरह से नाभिकीय विखंडन जैसी प्रक्रिया ही लगती है। इस संबंध में मेरा अपना अनुभव रहा है कि मेरे साथ काम करने वाले बहुत से कर्मचारी, चिड़िया फिर आ गई है अपनी बात कहने के लिए। भावगंगा में 150वें अंक में भी उसका हक है और उसका स्वागत है। वो अपना अनुभव सुना रही है। वो कह रही कि मेरे अनुभव भी आशुतोष जी के अनुभव के साथ है, ये साथ वैसे ही रहे हैं। इस संबंध में मेरा अपना अनुभव रहा है कि मेरे साथ काम करने वाले बहुत से कर्मचारी जो मुझे भावगंगा सुनते देख यह कहते थे कि सर इन चीजों से कुछ नहीं बदलने वाला और आप कितनी लगन से ये सब सुनते रहते हैं। मैंने उन्हीं कर्मचारियों में दीवानगी का वह आलम देखा है कुछ दिनों बाद कि जब भी खाली समय मिलता है वो तो वह सिर्फ और सिर्फ भावगंगा सुनते ही नहीं अपितु लोगों को इसके विषय में भी जानकारी देते हैं और अधिक से अधिक लोगों को अलग अलग गांव में ग्रुप बना करके भावगंगा की शाखाओं को सुदूर गांवों तक पहुंचाने का भगीरथ सतत प्रयास भी कर रहे हैं। इस प्रक्रिया से उनके अपने जीवन में तो अद्भुत परिवर्तन आया ही है। उन्हें इस बात की खुशी भी होती है कि देश और समाज को नई वैचारिक क्रांति से जोड़ने के इस महायज्ञ का हिस्सा भी हैं। आदरणीय सर, विविध विषयों पर आपके गहन मौलिक विचारों में समग्रता के साथ बहुत कुछ सीखने को सतत मिलता है। एक्सटेंडेड बॉडी, शरीर का विस्तार का जो कॉन्सेप्ट है के कॉन्सेप्ट से लेकर प्रकृति, चेतना, पर्यावरण, दुनिया की जानी मानी विभूतियों से जुड़े प्रेरक प्रसंग, अच्छे अच्छे व्यक्तित्वों के विषय में जानकारी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी बहुत सी बातें जो हम सब जानते भी हैं पर उसके विषय में आपके विचारों की मौलिकता मन को आह्लादित कर देती है। 150 अंकों तक का यह सफर एक ऐसा खजाना समेटे हुए है जिससे पूर्णता के साथ यहाँ बता पाना असंभव है। बीच बीच में आपके बहुत से मर्मस्पर्शी कहानियों, प्रेरक प्रसंग और आपके शेयरों के माध्यम से जीवन के मूल्यों को समझने का सुअवसर प्राप्त हुआ। यह सफर निर्बाध ऐसा ही चलता रहे। हम सब इसे सुविधा अनुरूप सुनते हैं और विशेष रूप से मेरी मॉर्निंग वॉक आपके लाइव सेशन के साथ ही होती है और आपके किसी पुराने अंक के साथ मैं अपनी इवनिंग वॉक करता हूँ। हनुमान चालीसा के पाठ करता था लेकिन लंबे समय से एक ही बार सुनते सुनते ध्यान बाधित हो जाता है। आपके अंकों में चूंकि प्रतिदिन कुछ नया रोचक सुनने को मिलता है तो सुनते सुनते पर्याप्त समयावधि तक वॉक पर घूमने पर लगा बिल्कुल सहज वॉक कर पाना बिल्कुल सहज हो जाता है। मेरे लिए तो ये सोने पर सुहागा जैसा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी ये भावगंगा निरंतर ऐसे ही प्रवाहित होती रहे और हम सब जीवन की समग्रता से समझते हुए प्रकृति और धरती के प्रति हमारे दायित्वों का निर्वहन पूर्ण समर्पण और मनोयोग से कर सके। अंतस की इन्हीं पवित्र कामनाओं के साथ आपको हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सादर प्रणाम के साथ धन्यवाद। आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत विस्तार में, समग्रता में चीज़ों को लिखा, कहा और बहुत ही आनंद आया। और रजनीश जोशी जी ने मध्य प्रदेश से लिखकर जो भेजा है वह भी आपके सामने पढ़ रहा हूँ। बहुत ही सुखद आनंदानुभूति के साथ आदरणीय सर को प्रणाम करते हुए भावगंगा के सफल, सार्थक और ज्ञानवर्धक 150वें अंक में प्रवेश की बधाई प्रेषित करता हूँ। आपने भावगंगा के इस अविरल प्रवाह में संविधान के तत्व ज्ञान का इतना सूक्ष्म व सटीक विश्लेषण कर हम सभी के अंदर जो ज्ञान गंगा का प्रवाह और आत्मविश्वास का संचार किया है उसके लिए जितना भी आभार प्रकट करूं कम होगा।
निस्वार्थ भाव से हम सभी की जिज्ञासाओं को शांत करते हुए लगभग सभी विषयों घटनाओं को उनके विभिन्न कविताओं गजलों और उद्धरणों के माध्यम से आपका समीक्षात्मक प्रस्तुतिकरण बहुत ही अनूठा और रोचक है। आपने अपने पाठकों एवं अनुयायियों के मन में जो भावना जागृत की है, उससे यह कहने का साहस हो रहा है कि वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता। आपके सेवा धर्म और जागरण अभियान को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ईश्वर से आपकी सुखद स्वस्थ एवं सक्रिय लंबी आयु की प्रार्थना करता हूँ और ये भी कामना करता हूँ कि आज का यह 150वां अंक आगे सहस्त्रों अंकों से भी आगे चलता रहे। एक बार पुनः आपको साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सादर प्रणाम करता हूँ। आपके कुशल मार्गदर्शन और आशीर्वचनों का हमेशा आकांक्षी, रजनीश जोशी जी। रजनीश जी, आपने तो बहुत कुछ कह दिया और मुझे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। मुझे अपने में वह शक्ति लानी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी ताकि कि मैं आपके इच्छाओं के अनुरूप कार्य कर सकूं। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह शक्ति देता रहे। और जो मैंने कहा कि पिछले साल आज के दिन जो एक सोशल मीडिया पर मैं फेसबुक में और हर जगह मैंने जो पोस्ट की थी वह आपके सामने रखता हूँ। तो अतीत के झरोखे से उसके बाद मंदन मिश्र का वो किस्सा और फिर वो छोटी छोटी कविताएं और छोटे बहर की गजल और फिर वो अनुभव। अतीत के झरोखे से। चोर बहुत चालाक होते हैं। जब वे भैंस चुराते हैं तो सबसे पहले वे भैंस के गले से घंटे को खोलते हैं। जनरली गांव में भैंस जो पालते हैं, भैंस के गले में घंटा रखते हैं ताकि बांधे रहते हैं ताकि पता चलता रहे कि भैंस क्या कर रही है, सो रही है, जग रही है, चल रही है, सारा आइडिया लेने के लिए। इस घंटे पर एक जोक भी है। अगर आज समय मिला तो विविध रंग देने के लिए अंत में वो जोक सुनाएंगे, और अगर नहीं आज मौका मिला तो फिर कभी सुनाएंगे। आप सुने भी होंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जोक है। तो अतीत के झरोखे से। चोर बहुत चालाक होते हैं। जब वे भैंस चुराते हैं तो सबसे पहले वो भैंस के गले से घंटे को खोलते हैं। फिर एक चोर घंटा बजाते हुए पश्चिम की ओर भागता है और बाकी चोर भैंस को पूर्व की ओर ले जाते हैं। भैंस पूर्व की ओर ले जा रहे हैं और एक चोर जो उसका घंटा खोल करके भागा है वो पश्चिम की ओर भाग रहा है। और बाकी चोर भैंस को पूरब की ओर ले जाते हैं। गांव के लोग घंटे की आवाज सुनकर पश्चिम की ओर भागते हैं क्योंकि सोचते हैं कि भैंस तो उधर जा रही है। शायद वो भागते क्या होंगे, भैंस जिस तरह चलती उसी की चाल में घंटा जैसा बजता हुआ उसी तरह बिल्कुल वो नकल करके व्यवस्था करते होंगे पश्चिम की ओर, और आगे जाकर घंटे को फेंक कर भाग जाता है। लोग उस तक पहुंचे, देखें कि यह आदमी है। जब वो देखता होगा कि लोग बिल्कुल हमको देखने वाली स्थिति में आ गए तो उसको फेंक करके भाग जाता है। इसलिए गांव वालों के सिर्फ में घंटा ही आता है और लोग भैंस चुराकर काफी दूर निकल जाते हैं। यह चोरों की एक टेक्निक रही है भैंस चुराने की। अब हमारी भैंस क्या है और घंटा क्या है, यह सोचने की बात है। अगर आज चोर हमारी चीजों को चुरा रहे हैं तो वो किन किन चीजों को चुरा रहे हैं? भैंस किस किस का प्रतीक बन सकता है? अच्छी शिक्षा, यह हमारी भैंस है। हर हाथ को काम, रोजगार, सबके लिए अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, संविधान की जानकारी, बिजली, सड़कें, सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, जनता के द्वारा दिए गए टैक्स के एक एक पैसे का व्यवस्था द्वारा सही इस्तेमाल, लोकतांत्रिक व्यवस्था, जनता की आवाज को संसद विधानसभाओं में पहुंचाने वाले जनप्रतिनिधि, आपसी सौहार्द,
विश्वास और भाईचारा, महिला सुरक्षा, परिवहन व्यवस्था, संवेदनशील कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार उन्मूलन, पीने योग्य पानी, किसान रक्षा, मजदूरों, कामगारों, बेसहारों को की संवेदनशीलता के साथ देखभाल, प्रदूषण रहित हवा, पेड़ पौधे, पर्यावरण, नदियां, तालाब जैसे और कई अनगिनत मुख्य मुद्दे, ये सब तो हमारी भैंसें हैं। लेकिन व्यवस्था क्या कहती है? वह नए नए घंटे उसने इजाद कर रखे हैं बांधने बंधवाने के लिए। और वो घंटे क्या हैं? या आपका माइंड बदल करके उन घंटों को आपसे इन अपने भैंसों में बंधवाना चाहते हैं, या बंधवा दिया है, या खुद व्यवस्था ने बंधवा दिया है। वो घंटे क्या क्या हैं? घंटों पर गौर करिए। घंटे हैं मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, दलित सवर्ण, धर्म जाति वंश परिवारवाद, बिहारी गुजराती और प्रदेशवाद, अविश्वास और भय का माहौल, अति प्रचार, मीडिया प्रबंधन द्वारा दिखाई बनाई गई भव्य चमत्कारी इमेज, नेहरू पटेल, हरा भगवा, नेहरू सुभाष गांधी, बड़े बड़े कटआउट, सैकड़ों हजारों गाड़ियों के काफिले, जिताऊपन, भौकाल, मुफ्तखोरी, पैसा, शराब, पाकिस्तान, चीन, बाहुबल, लोकतंत्र में भी राजशाही और सेवकों का राजतिलक, आकाओं के गुलाम जनप्रतिनिधि, झूठे वादे, भड़काऊ नारे, आकाश कुसुम तोड़ के लाने के प्रतिज्ञाएं, केवल अतीत की बातें, इतिहास और अतीत की चर्चा, भयंकर अहंकारी संबोधन, भयंकर झूठ, अपने को देश दुनिया के बराबर या उससे भी ऊंचा दिखाना या सिद्ध कराना, तड़क भड़क दिखावा, नोटा, आराम तलबी और वोट देने के लिए न निकलना, गुंडई, चोरबाजारी, जमाखोरी, ब्लैक के धंधे, व्यापारियों द्वारा ग्राहकों का शोषण, शिक्षा में नकल, डोनेशन, तरह तरह के भ्रष्टाचार खत्म करने के झुंझुने, एक दूसरे पर नमक मिर्च लगाकर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप, बंद, आंदोलन, हिंसा, अफवाहें, बड़ी बड़ी रैलियां आदि। और अंत में कहा जा सकता है कि ये सिर्फ, अगर मैं अपने को सेव करना चाहूं तो कहूं कि ये सिर्फ भैंस की कहानी है। बहुत सारे लोग बहुत सारे आख्यान लिखते हैं और व्यवस्था पे सीधे लोग ना कहें कि हमारे ऊपर आरोप है, तो कह देते हैं कि इसका व्यवस्था से लेना देना नहीं है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये सिर्फ भैंस की कहानी ही है। लेकिन ये दोनों बातें सही, ये सिर्फ भैंस की कहानी भी हो सकती है और ये भैंस की कहानी ही नहीं है, उससे बहुत कुछ आगे है, ये भी कह सकता हूँ। तो मुझे दोनों कहने में कोई परहेज नहीं है। तो ये सिर्फ भैंस की कहानी ही नहीं है, इसको गहराई से हम सबको सोचने की जरूरत है और मंथन करने की जरूरत है। हमें जितने ये घंटे हैं इन सबको पहचानना है और भैंस को बचाना है। जितने तरह के घंटे हमने खुद बांध रखे हैं या बांध दिए गए हैं व्यवस्था द्वारा, उनको पहचानना है। और इसमें एक चीज और छूट गया, विश्व गुरु बनने की भावना। विश्व गुरु क्या है? पूरी धरती एक है, तो फिर उसका एक हिस्से, एक अंग कैसे, ये हाथ विश्व का गुरु, ये शरीर का गुरु कैसे हो सकता है? तो ये विश्व गुरु कोई व्यक्ति या कोई देश बन जाए, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। सब में सहभागिता होगी, हर व्यक्ति अलग अलग क्षेत्रों में गुरु हो सकता है। तो ये अहंकार वाली चीजें हैं, विश्व गुरु और चक्रवर्ती सम्राट और ये सब राजशाही के दिनों की बातें हैं। अगर हर व्यक्ति को इवॉल्व करना होगा, भविष्य में खुशहाली पूरी धरती पर आनी होगी, तो इस तरह के अहंकारी शब्द अब जाने चाहिए। तो हमें भैंसों को पहचानना है अपने, और घंटों को भी पहचानना है, और घंटों को पहचान करके इस तरह से रहना है कि घंटे खोल करके दूसरी दिशा में भाग करके और हमारी भैंसें चुराई न जा सके।
हमें इन घंटों की तरफ दौड़ा करके और हमारी भैंस लेके कोई चला जाए, अब वो ना हो। तो इसके लिए पूरी सावधानी और आंखें खुली रखने की जरूरत है। भुवनेश्वर जी ने एक प्रतिक्रिया लिखी है, छोटी सी है लेकिन बहुत अच्छी है। एक बार फिर से आपने देश को आज़ादी दिलाने वाले महान सुभाष बाबू, गांधी जी और नेहरू के बारे में फैलाई जा रही भ्रांतियों के बारे में बहुत कुछ स्पष्ट किया है। पुण्य कमाते हेतु दिया गया भीख से भी एक बच्चा, एक सच्चा फकीर सही मायने में पुण्य कर गया, अनुकरणीय पोस्ट है। सबसे संतुष्ट मिली यह सुनकर कि क्रांति की भी हवा चलती रही 1940 से 60 में, और उम्मीद है आगे भी हवा बहेगी। उस समय मैंने कहा था कि पूरी दुनिया में आज़ादी और लोकतंत्र का मौसम आया था, तो वही उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह से मौसम आएगा लोकतंत्र के शुद्धिकरण का। कल आपकी भावगंगा के एक कार्यक्रम का 150वां सोपान बहेगा, जानकर खुशी हो रही है। उम्मीद है जैसे कि कल आपने गाजियाबाद में होने वाले निकाय चुनाव की खुशखबरी दी, ऐसे ही बदलाव अन्य जगहों पे भी होंगे और उसके बारे में भी आप समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। और अब एक वो मंडन मिश्र की वो कहानी और जो वनस्पतियों के शक्ति का प्रतीक है और उनकी संवेदना का भी प्रतीक है। बहुत पहले की बात है, आदि शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट के शिष्य मंडन मिश्र के बीच 16 दिन तक लगातार शास्त्रार्थ चलता रहा। आदि शंकराचार्य जो अद्वैत दर्शन के एक तरह से प्रणेता हैं, और मजे की बात यह है कि शंकराचार्य और मोहम्मद साहब यह सब समकालीन लगभग 150 वर्षों के आसपास में रहे हैं। और अद्वैत दर्शन, इस्लाम भी अद्वैत दर्शन है, एक ईश्वर है, वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त वही ईश्वर है। और वही शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि एक है, यह एग्जिस्टेंस एक है, दो नहीं है, और वही संपूर्णता ही ईश्वर है। तो अद्वैतवाद के जो प्रणेता हैं शंकराचार्य और मंडन मिश्र जो कुमारिल भट्ट के शिष्य हैं, दोनों में संवाद हो रहा है। 16 दिन तक संवाद चला। और शास्त्रार्थ में निर्णायक कौन था आप जानते हैं? लोगों का कितना विश्वास होता है, अगर कोई सत्य की साधना करे तो सब उस पर विश्वास करेंगे। तो मंडन मिश्र की जो धर्म पत्नी है भारती देवी, उन्हीं को निर्णायक माना है। और शंकराचार्य ने भी मंडन मिश्र की पत्नी को ही निर्णायक माना, स्वीकार किया है, कोई इनकार नहीं है। उन्हें ये जरा भी शंका नहीं कि मंडन मिश्र पत्नी होने की वजह से अपने पति का फेवर करेंगे, बिल्कुल नहीं। क्या वैचारिक शुद्धता है, और क्या भारती का भी अपने सत्य के प्रति उनकी तपस्या रही होगी। हार जीत का निर्णय होना बाकी था। इसी बीच देवी भारती को शास्त्रार्थ मंडप छोड़कर किसी अति आवश्यक कार्य से कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ा, और शास्त्रार्थ रुक नहीं सकता। और ऐसी हालत थी कि देवी भारती भी कुछ समय के लिए जाना ही जाना था। आज प्रोग्राम थोड़ा आधा घंटा देर से शुरू हो पाया, 6:30 से शुरू होना था, 7 बजे के आसपास शुरू हो पाया। तो मैं डर रहा था कि बहुत तेज धूप होगी और बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आज का प्रोग्राम में जो बातें कहनी है वो कहनी है, भले ही 1 घंटे का हो जाए। तो धूप की बात थी, लेकिन खुशी की बात यह है कि बादल हो गए हैं। और देरी इसलिए हुई कि रात में 2:30 बजे तक तो इसलिए जगा कि बेटी को पूना जाना था। पहले फ्लाइट से बच्चों के साथ बम्बई गई, वहां से टैक्सी लेकर के वो लोग रात में 2:30 बजे के आसपास जब पूना पहुंच गए, घर पहुंच गए, उसके बाद तब हम लोग सोए।
तो एक फ़ोन ठीक से चार्ज नहीं हो पाया था। सुबह 6:30 बजे, 6:15 बजे का अलार्म लगाया था, उठ करके तुरंत फ़ोन एक चार्जिंग पे लगाया। उससे कुछ देरी हुई, और उसके बाद कुछ देरी हुई कि एक फ़ोन में कुछ सिस्टम में वो जब उसमें सारा कुछ नया आता है, मतलब उसका अपडेट करते हैं जब सिस्टम को, तो फिर उसकी सारी सेटिंग फिर से चेंज करनी पड़ती, तो 5-10 मिनट उसमें लग गया। तो उसकी वजह से देरी तो हुई, लेकिन मज़े की बात यह है कि आज धूप में तेजी नहीं है, बार बार बादल हो जा रहे हैं, तो जिससे प्रोग्राम में आनंद है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। और भुवनेश्वर जी ने लिखा है, आपने बहुत सही कहा है, भैंस और घंटे के कोरोना के चलते ये 2 वर्ष बाद यूपी जा पाया, सिर्फ एक विकास देखने को मिला। रोड पर टाटा सफारी गाड़ियों की जगह अब फॉर्च्यूनर गाड़ियों ने ले लिया है। ज्यादातर राजनीतिक दलों और उनके नेताओं ने खरीदा है। बिल्कुल इसी तरह की बातें हो रही हैं, इसी तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन जाने के पहले देवी भारती ने दोनों ही विद्वानों के गले में घंटी नहीं बांधी एक एक फूल माला डालते हुए कहा। लेकिन जाने के पहले देवी भारती ने दोनों ही विद्वानों के गले में एक एक फूल माला डालते हुए कहा, ये दोनों मालाएं मेरी अनुपस्थिति में आपके हार जीत का फैसला करती रहेंगी। मेरी अनुपस्थिति में ये दोनों मालाएं आपके हार जीत का फैसला करती रहेंगी। यह कहकर देवी भारती वहां से चली गईं। शास्त्रार्थ की प्रक्रिया आगे चलती रही। कुछ देर पश्चात देवी भारती अपना कार्य पूरा करके लौट आईं। उन्होंने अपने निर्णायक नजरों से शंकराचार्य और मंडन मिश्र को बारी बारी से देखा। जब तक वो आई तब तक इनका शास्त्रार्थ पूरा हो चुका था। उन्होंने अपने निर्णायक नजरों से शंकराचार्य और मंडन मिश्र को बारी बारी से देखा और अपना निर्णय सुना दिया। उनके फैसले के अनुसार आदि शंकराचार्य विजयी घोषित उन्होंने किया और अपने पति मंडन मिश्र को हारा हुआ। सभी दर्शक हैरान हो गए कि बिना किसी आधार के इस विदुषी ने अपने पति को ही पराजित करार दे दिया। बिना किसी आधार के इस विदुषी ने अपने पति को ही पराजित करार दे दिया। वो निर्णायक थी तो 16 दिन तक चल रहा था, तो 15 दिन तक तो सुना ही था, लेकिन 16वें दिन हो सकता है कि वो निर्णय की स्थिति में नहीं रही हो। बराबर मार्क्स दोनों को वो नहीं तय कर पा रही थी। लेकिन जो उन्होंने फैसला दिया, शायद इन अंतिम क्षणों में कुछ ऐसा हुआ कि वो निर्णय तक पहुंचने में उन्हें आसानी हो गई। तो एक विद्वान ने देवी भारती से नम्रता पूर्वक जिज्ञासा प्रकट की, हे देवी, आप तो शास्त्रार्थ के मध्य में ही चली गई थी, फिर वापस लौटते ही आपने ऐसा फैसला कैसे दे दिया? देवी भारती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब भी कोई विद्वान शास्त्रार्थ में पराजित होने लगता है और उसे जब हार की झलक दिखने लगती है, तो इस वजह से वह क्रुद्ध हो उठता है, उसमें क्रोध आ जाता है। और मेरे पति के गले की माला उनके क्रोध की ताप से सूख चुकी है, और मेरे पति के गले की माला उनके क्रोध के ताप से सूख चुकी है, जबकि शंकराचार्य जी की माला के फूल अभी भी पहले की भांति ताजे हैं। शंकराचार्य जी की माला के फूल अभी भी पहले की भांति ताजे हैं। इससे ज्ञात होता है कि शंकराचार्य की विजय हुई है। विदुषी देवी भारती का फैसला सुनकर सभी दंग रह गए। सबने उनकी प्रशंसा की। क्रोध मनुष्य की वह अवस्था है जो जीत के नजदीक पहुंचकर हार का नया रास्ता खोल देती है। क्रोध न सिर्फ हार का दरवाजा खोलता है बल्कि रिश्तों में दरार का कारण भी बनता है। इसलिए कभी भी अपने क्रोध के ताप से
अपने फूल रूपी गुणों को मुरझाने मत दीजिए। तो यह तो मंडन मिश्र की कथा का हम लोगों को एक सीख है। और क्रोध भी ईश्वर ने हमें दिया है एक गुण के रूप में। जितने भी हमें गुण हैं तो क्रोध भी एक हमारे गुण है, लेकिन क्रोध हमें इस प्रकार से करना है कि हमें अगर किसी पर सीधी तरह से बात करने का असर नहीं हो रहा है तो क्रोध के रूप में भी कहने की आवश्यकता, ताकि वो सुधर जाए। सुधरने के लिए कभी कभी क्रोध दिखाना आवश्यक है, लेकिन क्रोध ऐसा हो कि हमारे शरीर पर उसका असर न पड़े, कोई बुरा असर न पड़े। तो बुरा असर कभी नहीं होगा जब हमारा शरीर गर्म नहीं होगा। हमारी वाणी गर्म हो जाए, शरीर गर्म न हो। यही मंडन मिश्र की स्थिति में हुआ कि वो वार्तालाप कर रहे थे। अगर वार्तालाप में बात कह रहे थे तो उनको तो वहां तो वाणी भी गर्म नहीं होना चाहिए था, केवल बात कहना है। लेकिन अगर वाणी भी गर्म हो रही तो शरीर गर्म नहीं होना चाहिए था, और शरीर गर्म हुआ तो उसके ताप से माला सूख गई। तो पहली बात तो ये कि अगर सामान्य वार्तालाप है तो शास्त्रार्थ में वार्तालाप में कहीं वाणी को गर्म करने की आवश्यकता नहीं, क्रोध की आवश्यकता नहीं। हाँ, कभी कभी अगर किसी को सुधारने के लिए थोड़ा डराने धमकाने के लिए क्रोध करने की आवश्यकता है, वाणी को गर्म करने की आवश्यकता है, तो वाणी गर्म हो लेकिन शरीर गर्म ना हो। क्रोध एक जरूरी गुण है। जो भी ईश्वर ने गुण दिए हैं, जो भी हमें शक्तियां दी हैं, क्रोध उनमें से एक शक्ति है। तो क्रोध को शक्ति के रूप में इस्तेमाल करना है, कमजोरी के रूप में नहीं। अब आते हैं छोटी बहर की उस गजल के रूप में आपके सामने उसे सुनाते हैं, और फिर वह अनुभव सुनाएंगे। आज हाइकू सुनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस अनुभव सुनाने में भी 20-25 मिनट लगेंगे। तो इस गजल के बाद सीधे सीधे हम लोग उस अनुभव पर आ जाएंगे। और शारदा जी की वो इच्छा की वो 3 मुक्तक जरूर सुना देंगे, तो शारदा जी की इच्छा के अनुसार, क्योंकि छोटी चीजें वो ज्यादा सुनना चाहती थी। पहली तो वही कि जब चारों तरफ लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, राजनीति नहीं सुधर सकती और व्यवस्था ऐसे ही रहेगी और कलयुग है, तो फिर हम क्यों इतना आशावादी हैं? क्यों हमेशा लगता है कि सब कुछ होगा ठीक, व्यवस्था भी सुधरेगी और धरती भी बेहतर बनेगी? साफ पानी व्यवस्था से कैसे आएगा? तो कुछ वो प्राकृतिक वो हैंडपंप वाला उदाहरण कि पहले गंदा फिर साफ पानी आता है। लेकिन सुबह होने के पहले चिड़िया चहचहाती है, 2 मुक्तक। सुबह होने के पहले चिड़िया चहचहाती है, सुबह होने की आहट घंटों पहले जनाती है। उससे पूछा कि वह कैसे यह सब जान जाती है, कैसे अंधेरे में सूरज का आभास पाती है। क्या कहे क्या तर्क दे वह, बात बस इतनी, सूरज को भी अपना हिस्सा अपना अंग बताती है। वह सहज है जो जब भी मन में आता बोल देती है, वह सहज है जो जब भी मन में आता बोल देती है। मौन, संयम, भाषा या स्मृति का नहीं बोझा उठाती है, सुबह होने के पहले चिड़िया चहचहाती है। कोई बहुत अच्छा और नया काम अगर करना होने वाला हो या आप कर रहे हो, तो कभी कभी लोग यह भी कहते हैं कि ये तो आज तक हुआ ही नहीं, ऐसा तो कोई उदाहरण ही नहीं है, फिर कैसे ऐसा हो जाएगा? बहुत सारी चीजें जिसका पहले उदाहरण नहीं होता वो भी होता है। और फिर 2 मुक्तक ये, धरती और प्रकृति का एक मोहरा हूं मैं, धरती और प्रकृति का एक मोहरा हूं मैं, सृष्टि का एक पत्ता हरा हूं मैं। धरती और प्रकृति का मोहरा हूं मैं, सृष्टि का एक पत्ता हरा हूं मैं। अजनबी न बनो ऐ दोस्त मेरे, अजनबी न बनो ऐ दोस्त मेरे,
तेरे आईने के अंदर का चेहरा हूँ मैं, तेरे आईने के अंदर का चेहरा हूँ मैं। और तुम कहोगे सुबह का कोहरा हूँ मैं। यह भी कहा जाता है कि आप सरकारी नौकरी में रहे इतने साल तक, तो आप एकदम सरकारी नौकरियों वाली चीज़ें सब आप पे हावी हो गई होंगी। जैसे व्यवस्थाएं अंधी होती हैं, बहरी होती हैं, वैसे आप भी अंधे बहरे हो गए होंगे। लेकिन 36-37 साल तक सरकारी नौकरी करने के बाद भी वो मुनव्वर राना का शेर है कि कुछ ऐसे फूल थे जो जंगलों में सूख गए, हम ऐसे फूल हैं जो फाइलों में सूख गए। सरकारी नौकरी में ज़्यादातर यही होता, लेकिन शायद मैं सूख नहीं पाया क्योंकि मेरी जड़ें, मैं लोगों से जुड़ा रहा, हमेशा जुड़ा रहा और लिखता पढ़ता रहा। इसलिए और जितना व्यवस्था के लोगों से मिलता जुलता था, उससे कई गुना ज़्यादा आम लोगों से मिलता जुलता रहा, हर वर्ग के लोगों से मिलता जुलता रहा। इसीलिए सूख नहीं पाया, बस वहाँ के अनुभव लेकर चला आया। और जब भी मेरे सामने कोई भी फाइल आती थी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, मैं अपने को केवल रैदास का वही मन चंगा तो कठौती में गंगा, भाव गंगा तब भी बह रही थी, भाव गंगा थी। वो मेरा जो मेज होता था, टेबल होता था, उस वही मेरी कठौती थी। या जहाँ भी मैं काम करता हूँ तो वो मेरा जो टेबल होता है वही कठौती रहती है, उसी में गंगा बहती रहती है, अदृश्य भाव गंगा बहती रहती है। और कोई भी फाइल आई तो जैसे रैदास के पास कोई जूता लेकर के सिलाने जाता था, तो रैदास उसमें अपना जो भी तुरपन और सिलाई और वो रिपेयर कर देते थे, फिर अपना मस्त हो जाते थे। तो वो हमारी टेबल पे वो फाइल आई, उसमें जितना उस समय मुझे लिखना पढ़ना जो भी दिमाग में आता था कर देता था। और उस भाव गंगा में उसकी जो भी रिपेयरिंग या जो भी कमेंट या जो भी ऑर्डर या रिकमेंडेशन या सजेशन या रिपोर्ट, उसके फाइल भेजने के बाद फिर अपनी वो भाव गंगा मस्त, फिर उसमें उस किसी जिंदगी के किसी ऑफिस के फाइल से कोई मतलब ही नहीं जब वो फाइल गई उस टेबल से। तो उस भाव से नौकरी करने की वजह से मैं सूख नहीं पाया। तो मुनव्वर राना के उस शेर को मैंने गलत से देखिया कि कुछ ऐसे फूल थे जो जंगलों में सूख गए, हम ऐसे फूल हैं जो फाइलों में सूख गए, मैं फाइलों में सूख नहीं पाया उसी वजह से। लेकिन आरोप तो लग ही सकते हैं कि तुम कहोगे सुबह का कोहरा हूं मैं, आज की आवाज से बहरा हूं मैं। तुम कहोगे सुबह का कोहरा हूं मैं, आज की आवाज से बहरा हूं मैं। देखो मुझे फिर से करीब से देखो, देखो मुझे फिर से करीब से देखो, शायद तुम्हारा ही कोई घाव गहरा हूं मैं, शायद तुम्हारा ही कोई घाव गहरा हूं मैं। और इसी के साथ छोटी बहर की एक गजल है, कुछ इसके शेर आपके सुनाते हैं। घाव हरा है नहीं भरा है, कितने छोटे वजन या बहर की। घाव हरा है नहीं भरा है, धूप खत्म पर छाता पसरा है। ये जो अंधविश्वास हैं, कुरीतियां हैं, कभी इनकी जरूरत हो सकता है जीवन में रही हों, लेकिन अब वो स्थितियां खत्म हो गई, फिर भी हम उनको थामे हुए हैं, जैसे धूप खत्म हो और हम छाता खोले चल रहे हों। है सबसे जुड़ा नहीं मरा है, धरा हिली है वह चला जरा है। तितली जरा से उड़ती है या कोई व्यक्ति सच्चाई के साथ चलता है तो धरती जरूर हिलती। बिन मेहनत कौन तरा है, जो भी बोया है वही फरा है। समय अच्छा है नहीं बुरा है, महकता हुआ दिव्य गजरा है। तितली उड़ी हिली धरा है, वही कोई, चाहे तितली उड़े चाहे कोई सच्चाई से धरती पर चले, धरती हिलती है। किया कहा जो तभी खरा है, सब अपने हैं नहीं डरा है। हम डरते तभी हैं जब पराया मानते हैं किसी को। देह हटी मन नहीं डरा है, देह हटी, कई जगह वहां से देह हट के आ जाती है, हम हट जाते हैं, लेकिन मन वहीं लगा रहता है। देह हटी मन नहीं डरा है, नई नदी है नया कटरा है। ये भावगंगा
एक नई नदी की तरह बह रही है, अपने अपने कटरे बना रही। कटरा नदी के किनारे के वो मनुष्यों का गांव या कस्बा जहाँ ढेर सारे लोग आके रहने लगते हैं, तो भावगंगा के किनारे भी ढेर सारे लोग आकर के रहने लगे हैं। तो नई नदी है, नया कटरा है, तैरो या डूबो वह गहरा है, सच अपने पर अपना पहरा है। ये बहुत अच्छा बन पड़ा है कि सच अपने पर अपना पहरा है। अगर हम हमेशा सच बोलें तो हम खुद अपने पर पहरेदारी रखेंगे और कोई गलत काम नहीं करेंगे। सच हमको अपने कोई गलत काम करने नहीं देगा। सच अपने पर अपना पहरा है, विराट में डूबो रूप सुनहरा है। अगर विराट में डूब गए तो सब कुछ अच्छा लगता है, जो कुछ है धरती पर सब अच्छा लगता है। जो दिखता है फिर उसी का चेहरा है, जो दिखता है उसका चेहरा है। हमारा ही अंग जो पेड़ हरा है, ये सब हमारे ही अंग हैं, हम सब के अंग हैं। अगर पूरी धरती एक विराट या पूरा ब्रह्मांड एक विराट जीवन शरीर है, हम भी उसके अंग हैं, ये भी उसी का अंग है। तो ये हाथ पैर का भी अंग है और पैर हाथ का भी अंग है। वही भाव कि हमारा ही अंग जो पेड़ हरा है, चिड़िया उड़ी है, परचम लहरा है, नया रिश्ता है, पुराना सेहरा है, संवेदना अनंत है, जीवन सकरा है, नदियाँ बहकी है, सागर लहरा है, नदियाँ बहकी है, सागर लहरा है, और सड़न बहुत है, सब ठहरा है। जब ठहर जाती है कोई चीज़, सीमित हो जाती है, थोड़े में ही रह जाती है, तो सड़ने लगती है। तो सड़न बहुत है, सब ठहरा है, घाव हरा है, नहीं भरा है, धूप खत्म पर छाता पसरा है। तो अब आते हैं उस अनुभव पर। मेरी कहानी है मुट्ठी में गोश्त। इसके अलग अलग स्थानों पर, चेन्नई में भी, उत्तर प्रदेश में तो कई जिलों में, लखनऊ में तो कितनी बार इसका मंचन मंचन भी हुआ है। लोगों को बहुत पसंद आती है ये कहानी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि इस कहानी की वजह से मुझे सजा देने की कोशिश की गई और आरोप ये है कि ये कहानी समाज में सांप्रदायिकता फैलाती है। आरोप समझ लीजिए कि आरोप यह लगाया गया, ये कहानी समाज में सांप्रदायिकता फैलाती है, जिसके आधार पर मुझे सजा देने की व्यवस्था द्वारा कोशिश हुई। अब मैं वो कहानी आपको पढ़ता हूँ, आप इस निगाह से इसको सुनिए। 150वां महत्वपूर्ण अंक है कि क्या इसमें सांप्रदायिकता की आग को शांत करने की कोशिश है या सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश है। आप ये कहानी पढ़िए और उसके बाद फैसला करिए। क्या हुआ वो मैं बाद में बताऊंगा, मैं आपके सामने कहानी पढ़ रहा हूँ। जाड़े का मौसम था। एक दिन छोटे और रातें लंबी होती थी। लंबी रातें तो वैसे भी जल्दी खत्म होने को नहीं आती, और अब तो अपने डरावनेपन की वजह से और भी लंबी लगने लगी। शहर से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ यह गांव, और ये कहानी मेरे अंग्रेजी के नॉवेल का भी एक हिस्सा है, तो इसलिए अंग्रेजी में भी उपलब्ध था। ये मैंने बाय द वे कहा क्योंकि अंत में जो हुआ उससे उसका रिश्ता भी। शहर से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ यह गांव अन्य गांवों की तरह ही था। गांव से करीब 8 किलोमीटर दूरी पर कस्बा था, जिसमें रोज ही छोटी मोटी हाट लगी रहती थी, और गांव से भी लोग रोजमर्रे की जरूरत की चीजें खरीद फरोख्त करने के लिए उसी कस्बे की हाट में जाते। जब से तरह तरह के दंगे फसाद की खबरें चारों ओर से आने लगी हैं, लोग अंधेरा होते ही अपने घरों को लौट जाना चाहते हैं। यहाँ तक कि हल बैल गाय गोरू तक को शाम होते होते अपने ठौर पहुंचा देने की कोशिश करते हैं। कस्बे की चाय पान की दुकान पर दिन भर तो खूब भीड़ रहती, लेकिन अंधेरा होते होते वहां भी भीड़ कम होने लगती थी। सत्तार एक भला आदमी था और इसी गांव में रहता था। वो पेशे से दर्जी था और अपने काम से काम रखता था। उसके हाथ में हुनर था। सभी का कपड़ा कुर्ता शेरवानी वगैरह
बहुत अच्छा सिलता था और अक्सर जो जितने भी पैसे देता वो रख लेता था, कभी नानुकुर नहीं करता था। मंदिर के ठाकुर जी के कपड़े भी वही सिलता। अभी पिछले ही अन्नकूट में जब ठाकुर जी को धूमधाम से सजाया गया था तो सारा जिम्मा सत्तार के ऊपर ही था। वही शहर जाकर चमकीला कपड़ा, गोटा, लेस, धागा शहर से लाया था और उसी ने ठाकुर जी को सजाने की पूरी तैयारी की थी। इस गांव के अधिकांश दर्जी सत्तार से उसके हुनर की वजह से बेहद जलते थे और बदला निकालने के लिए मौके की तलाश में रहते थे। इस गांव के अधिकांश दर्जी सत्तार से उसके हुनर की वजह से बहुत डरते थे, बहुत जलते थे और बदला निकालने के लिए मौके की तलाश में रहते थे। इन्हीं जाड़ों के दिनों में एक दिन उन्हें यह मौका हाथ आता दिखा। सत्तार कस्बे के बाजार गया हुआ था कपड़ों के लिए धागे वगैरह खरीदने के लिए। जब सारा सामान खरीद चुका और कुछ पैसे बच रहे तो सोचा क्यों न बच्चों के लिए थोड़ा गोश्त खरीद लें, सामान्य सा गोश्त। पड़ोस के घरों में गोश्त पकते देखकर बहुत महीनों से उसके बच्चे भी जिद कर रहे थे कि उसके घर भी गोश्त पके। उसके घर आज तक कभी गोश्त खरीद कर नहीं आया था। हाँ, कभी कभार उसके बच्चे गांव के ताल से छोटी बड़ी चोरी छिपे मछलियां पकड़कर ले आते थे। इसी गांव के किसी दर्जी ने सत्तार को कस्बे के हाट में गोश्त खरीदते देख लिया था और सरपट साइकिल से गांव की तरफ भागा था। गांव से 3-4 किलोमीटर पहले से ही वह लोगों को बताने उकसाने लगा था कि उसने सत्तार को गाय का मांस लेते हुए देखा है। अभी थोड़ी देर में वह इधर से गुजरेगा। विश्वास न हो तो आप लोग स्वयं ही परीक्षा करके देख लें। अफवाह सच्चाई की तुलना में कहीं अधिक तेजी से फैलती है। अफवाह सच्चाई की तुलना में कहीं अधिक तेजी से फैलती है। बात एक के मुंह से अगले मुंह, फिर अगले मुंह, और इस प्रकार इस गांव तक पहुंचते पहुंचते खबर यहाँ तक हो गई कि सत्तार ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक गाय मारी है और उसके गोश्त में कई लोगों को हिस्सा लगाया है और उसका एक टुकड़ा वो स्वयं लेकर आ रहा है। खबर की शक्ल में बदल गई, खबर की शक्ल ही बदल गई। अब ये कहानी 2000 के आसपास की लिखी हुई है, जिसमें नाटक भी 2001 से पूरे हर जगह होना शुरू हो गया। और मजे की बात यह है कि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक घटना इसी तरह की हुई थी कि किसी को केवल गोश्त की वजह से गाय का गोश्त का आरोप लगा करके मारा गया था, तब कितने मेरे पास एसएमएस आए थे कि काश लोगों ने उस समय की इस कहानी को समझ लिया होता, सच्चाई को पहचानने के बाद ही सजा देते, पहले वेरीफाई कर लेते कि क्या वाकई गोश्त है या केवल र्यूमर के आधार पे, तो वो आदमी मारा नहीं जाता। तो कहाँ तो वो बात है कि उतने सालों 10 साल बाद जब ये घटना हुई थी तो मैं मतलब कहाँ से कितने फोन और ईमेल और व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आए थे। तो खबर की शक्ल बदल गई थी। उसके गांव के सीमान पर करीब 200-250 लोग आवेश में आकर इकट्ठे हो गए थे और इंतजार कर रहे थे कि अभी सत्तार गौमांस हुए आएगा, तब उसकी ठीक से खबर ली जाएगी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। हमें तो पहले ही सत्तार की नीयत खोटी लगती थी। हमें शुरू से ही ये आदमी अच्छा नहीं लगता था। जैसे लोगों में बातचीत वहाँ चल रही थी भीड़ में, अभी उसे रंगे हाथों पकड़ना है, उसे पकड़कर पुलिस को क्यों ना दे दिया जाए। नहीं, पुलिस वाले कुछ ले देकर छोड़ देंगे, उसका बंदोबस्त हम ही को करना है, हम ही लोगों को करना है। यदि आज हम सब उसे छोड़ देते हैं तो हम महापाप के भागी होंगे। उसी गांव के पूर्वे पर कैलाश पंडित रहते थे। कैलाश पंडित अब तो 70 साल के हो गए थे, लेकिन अभी भी वैसे ही दबंग, पक्के रूढ़िवादी। मजाल क्या कि घर के अलावा कहीं पका अन्न खा लें, माथे पर टीका, जनेऊ की सारी मर्यादाओं का पालन करते हैं, नियम से गायत्री पाठ एवं मनन और त्रिकाल संध्या। आज तक उनको कभी किसी ने झूठ बोलते नहीं देखा। हमेशा वे सभी की मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। अकेले शायद ही कभी पाए जाते हों। कुछ न कुछ लोग उन्हें हमेशा घेरे ही रहते, कभी अपने किसी काम के लिए, कभी सलाह मशवरे के लिए और कभी केवल उनके पास बैठे रहने के सुख के लिए। कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि आप उसके पास केवल बैठे रहिए, बात कुछ न हो और आपको अच्छा लगे तो आदमी अच्छा है। और किसी के पास आप बैठे रहिए, घबराहट हो, परेशानी महसूस हो, अच्छा न लगे, असहज हो जाए तो आदमी बुरा है। शरीर के जो वाइब्रेशंस हैं, जो रेडिएशंस हैं, वो बहुत कुछ कहते हैं।
सत्तार के साथ घट रही घटनाओं का आभास कोई कैलाश पंडित को भी दे गया था। अब पंडित जी को लग गया था कि भीड़ वास्तव में भीड़ बन चुकी है। अब कैलाश पंडित को लग गया था कि भीड़ वास्तव में भीड़ बन चुकी है। उसने सोचना समझना बंद कर दिया है। पूरी तरह उस पर भीड़ मानसिकता और अफवाहों का मनोविज्ञान हावी हो गया है। पंडित जी जानते थे यदि सत्तार को भीड़ ने मारा तो कल क्या होगा कोई नहीं जानता। पंडित जी ने पहले भी इस तरह की घटनाएं अपनी आंखों से देखी थी। वे उस तरह के उन बदरंग रंगों की घटनाओं को पुनः अपने आंखों के सामने होते कतई नहीं देखना चाहते थे। वे एक बारगी ही उठकर चल पड़े, दौड़ पड़े। बल्कि उनके साथ बैठे लोगों ने उनको रोका। पंडित जी, भीड़ बेकाबू हो गई है। आप इस उम्र में वहां कहाँ जा रहे हैं? हम लोगों को जाने दीजिए। पंडित जी तेजी से आगे बढ़ गए, जैसे कुछ सुन ही नहीं रहे हों। वे सीधे वहां पहुंचे जहां भीड़ सत्तार पर हावी थी, मार रही थी, छीना झपटी तथा मारपीट शुरू हो गई थी। कैलाश पंडित बिजली की रफ्तार से भीड़ को चीरते हुए सीधे सत्तार के पास पहुंच गए और उस उम्र में एक कड़क आवाज में लगभग दहाड़ते हुए बोले, क्रोध है लेकिन अग्नि नहीं है। क्रोध जरूरी होता है कभी कभी। अब देखिए, वो क्रोध में बिल्कुल खूब जोर से चिल्लाते हुए कड़क आवाज में दहाड़ते हुए बोले, बोलो सत्तार, कहाँ है मांस, मैं भी जरा देखूं। बोलो सत्तार, कहाँ है मांस, मैं भी जरा देखूं। उन्होंने मांस की पोटली ले ली। उसमें से मांस निकालकर, पोटली में से मांस निकालकर अपनी मुट्ठी में पकड़कर भीड़ की तरफ मुखातिब होकर के जोर से चीखे, कभी गोमांस देखा है? पूरी भीड़ जिसमें हिंदू मुसलमान सब हैं, क्योंकि मुसलमान जो इनके वो जो विरोधी तमाम सारे और दर्जी थे जिन्होंने इस स्वांग रचा था, वो भी थे। तो कभी गोमांस देखा है? क्या ऐसा ही होता है गोमांस? भाग जाओ और कभी सीधे साधे लोगों को बेवजह परेशान करने की कोशिश मत करना। कभी देखा है गोमांस? क्या ऐसा ही होता है गोमांस? भाग जाओ और कभी सीधे साधे लोगों को बेवजह परेशान करने की कोशिश न करना। जैसे ऐसे कह रहे हैं जैसे पंडित जी ने, और वो पंडित जी ने कितना सारा गोमांस देखा है, पहचानते हैं कि गोमांस का रंग कैसा होता है, उसका नरमियत कितनी होती है, सब वो जानते हैं। उस तरह से बिल्कुल साइंटिस्ट की तरह से जोर से चिल्ला के कहते हैं कि कभी गोमांस देखा भी है? क्या ऐसा ही होता है गोमांस? भाग जाओ और कभी सीधे साधे लोगों को बेवजह परेशान करने की कोशिश मत करना। भीड़ का आदमी एक एक करके गायब हो गया। भीड़ का आदमी एक एक करके गायब हो गया। अंत में सत्तार भी चुपचाप अपने घर चला गया। पंडित जी जब अपने घर की तरफ लौट रहे थे, पंडित जी ने उस समय सत्तार से कोई बात नहीं की। पंडित जी जब अपने घर की तरफ लौट रहे थे तो उनके साथ चल रहे आदमियों में से एक ने पूछा, पंडित जी, जहां तक हम जानते हैं आपने गाय का मांस तो क्या कोई और मांस भी नहीं छुआ है आज तक, फिर आज आपने कैसे विश्वास पूर्वक कहा कि ये गोमांस नहीं है, और फिर मांस छूते हुए क्या आपको घृणा भी नहीं आई? तो भाग जाओ और सीधे साधे और विश्वास पूर्वक कहा कि गोमांस नहीं है, और फिर मांस छूते हुए क्या आपको घिन भी नहीं आई? पंडित जी चलते चलते ही बोले, भाई, कभी मांस भले ही न छुआ हो, लेकिन उससे भी गहरी और कोमल चीज हमेशा ही स्पर्श करता रहा हूं। भाई, गोमांस भले ही न छुआ हो, लेकिन उससे भी गहरी और कोमल चीज हमेशा ही स्पर्श करता रहा हूं, और वो है सत्तार का दिल। YouTube पर धूप की गर्मी से अभी ट्रांसमिशन रुक गया है, लेकिन Facebook पे जारी है, इसलिए बात पूरी करेंगे। Facebook से या तो YouTube पे ट्रांसफर कर देंगे या YouTube पे वो हिस्सा बाद में और कर देंगे। पंडित जी चलते चलते ही बोले, भाई, कभी गोमांस भले ही न छुआ हो, लेकिन उससे भी गहरी और कोमल चीज हमेशा स्पर्श करता रहा हूँ, और वह है सत्तार का दिल। क्योंकि मैं सत्तार का दिल पहचानता रहा हूँ, इसलिए मुझे उससे जुड़ी कोई भी चीज पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई।
कैलाश पंडित आगे बोलते रहे, जो कुछ मैंने किया है इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। अब उनकी यह बात जरा गहराई से सुनिएगा। जो कुछ मैंने किया है उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। मैं कोई भी दलील देता, बहस करता तो लोग नहीं मानते। कितनी कितनी बहसें हो रही हैं नीचे से ऊपर तक, लेकिन कौन सुनता है। किसी न किसी को तो समस्याओं को छूना ही पड़ेगा, किसी न किसी को तो समस्याओं को छूना ही पड़ेगा, और शुद्ध मन से निश्चल भाव से छूना पड़ेगा, तभी समस्याएं हल हो सकती हैं। मैंने जब मांस को मुट्ठी में उठाया था तो मुझे घिन बिल्कुल भी नहीं आई। मैंने जब मांस को मुट्ठी में उठाया था तो मुझे घिन बिल्कुल भी नहीं आई। मुझे लगा कि मैंने मांस नहीं, उन समस्याओं को छुआ है। मुझे लगा कि मैंने मांस नहीं, उन समस्याओं को छुआ है। और खुशी तथा आश्चर्य ये कि वे छूते ही गायब हो गईं, काफूर हो गईं। बचपन में मैंने हर तरह के दिन देखे थे। उन दिनों अगर कभी दंगा फसाद होता था तो सारे के सारे गांव की जिम्मेदारी मानी जाती थी और सब पर जुर्माना होता था। इस वजह से हर आदमी डरता था और अपने अपने तरीके से कोशिश करता था कि दंगे फसाद ना हो। आज तो उल्टा ही जमाना आ गया है। दंगा प्रभावित क्षेत्रों में धन बांटना आम बात हो गई है। दंगों के बदले लोगों को पैसा मिलने लगा है। सार्वजनिक जुर्माने और सार्वजनिक सजा के स्थान पर दंगा के होने की स्थिति में सार्वजनिक इनाम मिलने लगा है। यह अलग देखने की बात है कि सहायता किसको देने की कोशिश की जाती है और किसको मिलती है। स्थिति यहाँ तक भयावह हो गई है कि आज तो गांव के गांव इंतजार कर रहे हैं कि किसी प्रकार से आपसी रंजिशों को दंगा कहा जाए, कि किसी प्रकार आपसी रंजिशों को दंगा कहा जाए, ताकि दंगे के सहायता कोष से हमारा गांव भी धन पाने का हकदार हो जाए। इसलिए अब दंगे को दबाने वाली शक्तियां, अफवाहों को झुठलाने वाली शक्तियां, सच को उजागर करने वाली शक्तियां बहुत कम हो गई हैं। इसीलिए अब दंगे को दबाने वाली शक्तियां, अफवाहों को झुठलाने वाली शक्तियां, सच को उजागर करने वाली शक्तियां बहुत कम रह गई हैं। इसलिए अब हम एक मौके को भी खोने की हिम्मत नहीं कर सकते। अब हम एक मौके को भी बचाने के जो मौके हैं उनको खोने की हिम्मत नहीं कर सकते। उस दिन देर रात सत्तार अपने उस लड़के को लेकर पंडित जी के पास आया, जिसका उसने उसी स्कूल में दाखिला कराया था। सत्तार ने पंडित जी को प्रणाम करने के बाद कहा, पंडित जी, आप मेरे लड़के को भी आशीर्वाद दीजिए कि वह आप ही जैसा बहादुर और जहीन बने। पंडित जी ने कहा, बच्चे तो समय के दर्पण में पड़ी हमारी अपनी तथा अपनी इच्छाओं की प्रतीक्षाएं होती हैं। पंडित जी ने कहा, बच्चे तो समय के दर्पण में पड़ी हमारी अपनी तथा अपनी इच्छाओं की प्रतीक्षाएं होती हैं। यदि तुम में इच्छा पैदा हो गई कि तुम्हारा बेटा और बहादुर व विवेकशील बने तो वह जरूर बनेगा। सत्तार जब पंडित जी के घर से वापस जा रहा था तब भी ये शब्द न जाने क्यों गूंजते ही जा रहे थे। कभी गोमांस देखा भी है? क्या ऐसा ही होता है गोमांस? फिर कभी सीधे साधे लोगों को बेवजह परेशान नहीं करना। सत्तार की आंखों के आगे जैसे एक बार फिर भीड़ का ज्वार की तरह उफनता चेहरा घूम गया, और फिर पंडित जी की वो दहाड़, फिर एक एक करके सरकते लोग। लगा कि भीड़ रेत की तरह होती है। अफवाहों की हवाएं पाकर कभी भी भीड़ रेत के ढूहे की तरह इकट्ठी हो जाती है। अफवाहों की हवाएं पाकर कभी तो भीड़ रेत के ढूहे की तरह इकट्ठी हो जाती है। कभी गर्म रेत में लोग भड़भूजे की तरह अपने अपने स्वार्थों को भून लेते हैं। और कभी वही भीड़ रेत की तरह बिखर जाती है कि पता ही नहीं लगता कि वहाँ कुछ था भी। भीड़ जितनी बहादुर होती है उतनी ही कायर होती है।
न तो इकट्ठा होते समय कोई तर्क देख करती है और न बिखरते समय ही। शायद भीड़ तर्क करना जानती ही नहीं, शायद भीड़ तर्क करना जानती ही नहीं। भीड़ एक बहुमुखी राक्षस की तरह होती है, भीड़ एक बहुमुखी राक्षस की तरह होती है, जिसमें सर तो बहुत होते हैं लेकिन बुद्धि नहीं। भीड़ एक बहुमुखी राक्षस की तरह होती है, जिसमें सर तो बहुत होते हैं लेकिन बुद्धि नहीं। आज भीड़ के उसी खोखलेपन को कैलाश पंडित ने सही वक्त पर पहचाना था। आज भीड़ के उसी खोखलेपन को कैलाश पंडित ने सही वक्त पर पहचाना था। तो ये कहानी थी जिसके आधार पर पूरे देश में सैकड़ों मंचन हुए। और जब मैंने कहा कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शायद मुजफ्फरनगर की वहाँ घटना हुई थी, कहाँ कहाँ से कितने फ़ोन और ईमेल और सब आए। काश ये कहानी सब लोग आत्मसात कर लेते तो ऐसी घटनाएं फिर नहीं होती। लेकिन उस समय जब इस कहानी के मंचन हो रहे थे और ये कहानी प्रचार प्रसार में थी, तो मैं ये बात है 2013 की, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कांड हुआ है 2015-16 में, 3-4 साल बाद। 2013 में मैं चीफ कमिश्नर कानपुर पोस्टेड था। मेरा प्रमोशन प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर में होने जा रहा था और मेरे रिटायरमेंट के 1 साल बाकी थे। और कानपुर आए हुए भी मुझे 2 ही साल हुए थे, 1.5-2 साल। तो अभी मेरा टेन्योर भी 3 साल का बाकी था। और नॉर्मली रूल्स भी ये हैं कि रिटायरमेंट के समय अपनी इच्छा के अनुसार पोस्ट रखा जाए। तो मैं कानपुर ही रहना चाहता था क्योंकि लखनऊ में सेटल होना था, बच्चे लखनऊ में रह रहे थे, मकान यहाँ था। एकाएक मेरा ट्रांसफर कलकत्ता कर दिया गया, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और अंडमान का चीफ कमिश्नर बनाकर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ही बना करके फिर बाद में प्रमोशन 1 महीने बाद हुआ तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर हुआ। और मुझे पता चला कि आपके ऊपर आरोप ये लगाया है कि आप इस कहानी के माध्यम, जो अभी मैंने पढ़ी है मुट्ठी में गोश्त, इस कहानी को लिख करके आपने आपकी इस कहानी द्वारा समाज में सांप्रदायिकता फैल रही है। आपकी ये कहानी सांप्रदायिकता फैला रही है, इसलिए आपका ट्रांसफर किया गया है। मैं गया, चेयरपर्सन एक लेडी थी हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की चेयरमैन, उनसे मिला। मैंने कहा मैडम, मैंने सुना है कि मेरा ट्रांसफ़र इस ग्राउंड पर किया गया है कि मैं सांप्रदायिकता फैला रहा हूँ इस कहानी के माध्यम से, मुट्ठी में गोश्त, और उसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों वर्जन मैं आपके लिए लाया हूँ, आपको ये दे रहा हूँ। और मैंने ये भी सुना है कि उसमें मेरी फाइल में लिखा गया है कि इनको हिंदी भाषी क्षेत्र से हटाना ज़रूरी है, इसलिए मुझे वेस्ट बंगाल और सिक्किम और अंडमान का चीफ कमिश्नर बना के भेजा जा रहा है। तो उनका हाँ ये तो है। तो मैंने कहा कि क्या आपने ये कहानी पढ़ी है जिस पर आरोप है, या मुझ पर आरोप है कि मैंने ऐसी कहानी लिखी है जो सांप्रदायिकता फैलाती है? तो उनका कि और मैं ये लाया हूँ, आप रख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहा पांडे जी 2 महीने बाद मैं रिटायर हो जाऊंगी, उस समय पढ़ूंगी। तो हमने कहा ये ट्रांसफर पोस्टिंग तो एफएम करते हैं, आप लोग तो फाइल पुटअप करते हैं, तो क्या एफएम ने फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या ये कहानी पढ़ी थी ऑर्डर करने के पहले? क्या आपसे उन्होंने वो कहानी मांगी कि ये कहानी जरा मुझे दो, मैं पढ़ना है? कहा नहीं, मुझसे तो नहीं मांगी। तो क्या, मैंने कहा आपको लगता है कि उन्होंने ये कहानी पढ़ी थी? कहा नहीं। लेकिन आपके कंप्लेंट्स बहुत हैं इस तरह की कि आप सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। तो हमने कहा कंप्लेंट्स बहुत हैं, तो अब आपने तो अगर कहानी पढ़ी होती तो आपको खुद लग जाता कि जो जिस बात को कहानी खत्म करना चाहती कि अफवाहों के आधार पर फैसले ना हो, लोग खुद जान लें कि क्या है और उसके आधार फैसले हों। यहाँ तो भारत सरकार के इतनी सीनियर लेवल पे, सेक्रेटरी लेवल के ट्रांसफर पोस्टिंग्स तक में या फैसलों में केवल अफवाहों के आधार पर किए जा रहे हैं।
एक बार भी बिना उस कहानी को, बड़ा सरल था यहाँ सत्य को पता करना, पढ़ लेते, पता चल जाता क्या फैला रही है अफवाहें। वो मतलब सांप्रदायिकता फैला रही है, सांप्रदायिकता की शांत करने की कोशिश कर रही है, उसकी दवा है। आप दवा को दूसरे रूप में ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अब इसको मैंने पढ़ा नहीं और अब रिटायरमेंट के बाद पढ़ूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं जितने मेट्रोज हैं सब में मेरी पोस्टिंग रही, कलकत्ता में कभी नहीं गया था। तो मैं जा करके वहाँ भी जा रहा हूँ, कोई हर्जा नहीं है, शायद नियति को यही मंजूर है। और जहाँ जहाँ मैं गया मेरे ढेर सारे जानने वाले और बढ़ गए, संपर्क सूत्र और हो गए। तो कलकत्ता में मेरे संपर्क सूत्र कम रहे होंगे, शायद उसको पूरा करने के लिए मौका भी है। लेकिन मुझे अपने लिए जरा भी तकलीफ नहीं है। मैं जा रहा हूँ कलकत्ता। अब मैं आपसे दोबारा मिलने या कहने नहीं आऊंगा, आज भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करने नहीं आया था। मैं जानना चाहता था कि क्या आपने वो कहानी पढ़ी है कि नहीं। मुझे सबसे बड़ी तकलीफ ये है और इस देश और व्यवस्था के भविष्य के लिए गहरी चिंता है कि जहां व्यवस्था के शिखर पर बैठे हुए लोग, चाहे वो मंत्री हों, फाइनेंस मिनिस्टर हों, चेयरपर्सन हों बोर्ड्स के, इतने शिखर पर बैठे हुए लोग जब बिना सच्चाई जाने फैसले कर रहे हैं, तो हम तो बहुत छोटे हैं। हमारा फाइल पे ये ट्रांसफर बहुत छोटा फैसला था। बड़े फैसलों पे भी आप यही करते होंगे। और जिस देश में शिखर पर फैसले इस तरह से अफवाहों के आधार पे हो रहे हो, फैक्ट्स वेरीफाई न किए जा रहे हो, उस देश का भविष्य कितना अंधकार में है, कितना खतरे में है, ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूं मैडम, नमस्कार। मैं चला आया, लेकिन मैं आगाह करना चाहता हूं सारे देशवासियों को कि हमारे देश के फैसले ऐसे होते हैं, अफवाहों पे होते हैं। इसलिए हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जो अफवाहें फैलाकर जीत रहे हैं, तो फैसले भी अफवाहों के आधार पर होंगे। वो जो बंटवारे जाति धर्म करके या पूंजी के आधार पर या गलत मुद्दों के आधार पर जो चुनाव जीत करके जा रहे हैं, आपकी आंखें बंद करके जो चुन करके जा रहे हैं, वो वहां खुद भी आंखें बंद करके फैसला करेंगे देश के लिए, वो आपके लिए फैसले नहीं करेंगे। इसलिए हर चुनाव में, चाहे विधानसभा हो, चाहे नगर निकाय हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे गांव पंचायत हो, सब में खुली आंखों से सही लोगों को व्यवस्था में अगर आपने नहीं पहुंचाया, हमने नहीं पहुंचाया, तो देश का भविष्य बहुत 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 अंधकार में है। यही सबसे बड़ा मैसेज भावगंगा का हमेशा रहता है, आज इस 150वें अंक में है। और एक और बात इंसिडेंटली वही है ना कि अगर कोई शुद्ध मन का हो तो उसको सच्चाई दिखती है। मैं चला गया कलकत्ता, फिर मेरी सिस्टर ने याद दिलाया, बड़ी सिस्टर ने। मेरे पिताजी जो जीवन भर किसान थे, मैंने बताया था, और मुझे कोई गुरु आज तक नहीं तलाश पाया अपनी जिंदगी में, क्योंकि कोई व्यक्ति उनसे ज्यादा संवेदनशील, सबके लिए काम करने वाला और असली तपस्वी, कभी जिसने जिंदगी में झूठ न बोला हो, ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं। तो उनसे बेहतर अगर कोई मिलता है उसको गुरु मानता, कोई नहीं मिला तो उन्हीं को गुरु मानता। उनकी इच्छा थी कि मेरी मृत्यु सरजू के तट पे अयोध्या में हो। उनको कैंसर था, अंतिम जब 1-2 दिन रह गए थे, मतलब उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि मृत्यु होने वाली है, हम लोग उनको अयोध्या ले गए। हमारे सबसे बड़े भाई साहब, एक किसान होकर के कोई अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जो सबसे बड़े प्रोफेशन माने जाते थे, वह बनाया। 62 में भाई साहब 64 में MBBS कानपुर मेडिकल कॉलेज से किया था। उसके बाद वो 66 में अमेरिका चले गए। तब से अमेरिका में ही एक कैथ टेक्नोलॉजी जो हार्ट का तार डाल करके क्लीनिंग की जाती है, उसके पायनियर्स में रहे हैं। तो जब उनकी मृत्यु हो रही थी उस समय तक बाकी तीनों भाई सेटल्ड थे। बड़े भाई साहब अमेरिका में डॉक्टर ही थे, दूसरे वकील थे लेकिन पंजाब नेशनल बैंक में आ गए थे, तीसरे इंजीनियर थे जो भी गवर्नमेंट जॉब में थे। मैं उस समय पढ़ रहा था MSc Part 1 में।
जिस दिन मौत उनकी होने वाली थी हुई, उसके 2-3 घंटे पहले हम सब परिवार के लोग उनको घेरे बैठे थे। तो दीदी ने याद दिलाया कि भैया याद करो, जब बप्पा, हम लोग उनको बप्पा कहते, जब बप्पा के अंतिम शब्द थे तो हमसे उन्होंने कहा कि गिरीश, गांव में जो स्कूल है, कि गांव के स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी मिठाई बंटवाई ना बंद हो, क्योंकि वो प्रधान थे और हमेशा बंटवाते थे। तो उनके जाने के बाद भी मिठाई बंटती रहे। शायद मुझे वो उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी थी कि गांव से रिश्ता मत टूटे, बच्चों से रिश्ता मत टूटे, शिक्षा से रिश्ता मत टूटे। लेकिन उसी के बाद उनको हेलुसिनेशन हुआ या सत्य दर्शन हुआ, कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा देखो देखो गिरीश, कलकत्ता में 7वें मंजिल पर बैठा है और बहुत बड़ा अफसर हो गया है। 7वें मंजिल पर बैठा है और बहुत बड़ा अफसर। मैं पढ़ रहा था और कलकत्ता कह रहे हैं, 7वें मंजिल कह रहे हैं, बहुत बड़ा अफसर कह रहे हैं। उनके 3 बच्चे सेटल्ड थे, शायद मैं नहीं सेटल्ड था। तो मेरे बारे में ईश्वर ने उन्हें आश्वस्त किया कि नहीं, आप निश्चिंता पूर्वक जाइए, आपके सभी बच्चे ठीक निकलेंगे। तो जब कलकत्ता पोस्टिंग हुई तब दीदी ने कहा कि देखो बप्पा, बात सही हुई है, तू कलकत्ता गयो, और कलकत्ता में भी मेरा ऑफिस फर्स्ट फ्लोर में, जो बड़ी बिल्डिंग थी उसमें ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे था और गेस्ट हाउस 7th फ्लोर पे था, और वहीं 7th फ्लोर पे ही ज्यादातर बैठता था। तो सब कुछ उन्हें दिख गया, त्रिकाल दर्शन हो गया मृत्यु के पहले, निश्चिंता का भाव देते हुए। तो इस कहानी के माध्यम से, इस कहानी की ये रही कि व्यवस्था ने बिना इस कहानी को पढ़े हुए मुझे सजा दिया। सजा देने में शायद अब उसका पूर्वाभास पिताजी को भी हो गया होगा, उनको दिखा त्रिकाल दर्शन में। और लेकिन मुझे सब, मान लीजिए वो चेयरपर्सन थी या वो FM थे, फाइलों में लोगों ने कंप्लेंट किया और ट्रांसफर कर दिया, और ये बहुत दुखद और खतरनाक तो है ही। जब हमारे सीनियर कुछ ऑफिसर्स ने ये पूरी घटना जानी, लोगों ने बताया, मैं तो किसी से बताया नहीं, चुपचाप चला गया, तो तमाम लोगों ने मुझे फोन करके ये कहा, गिरीश ऐसी कहानियां लिखने क्या जरूरत है, रिटायरमेंट के बाद लिख लेते। मैंने हर एक से पूछा कि क्या आपने वो कहानी पढ़ ली है, उसके बाद ये मुझे सुझाव दे रहे हैं कि ऐसी कहानियां लिखने की क्या जरूरत। सबने कहा कि नहीं। तो हमने कहा फिर आप सुझाव कैसे दे रहे हैं कि नहीं लिखना चाहिए? इसका मतलब आप उनसे सहमत हैं और बिना कहानी पढ़े आप भी वही फैसला कर रहे हैं, तो आप भी उतने ही दोषी हैं जितना वो। फिर मैंने सबको, जो जो फोन आते गए उनको कहानियां भेजते गए, बाद में सबने कहा नहीं तुम सही हो और ये कहानी में तो ऐसा कुछ नहीं है, और ये तो हर कहानी देश के हर व्यक्ति को और धरती के हर व्यक्ति को पढ़ना सुनना चाहिए। तो ये है व्यवस्था, और जब तक हम अपनी आंखें खुली नहीं रखेंगे तब तक ये व्यवस्थाएं ऐसे ही रहेंगी। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि हम अपनी आंखें खुली रखें और ऐसे लोगों को चुनें जिनकी आंखें खुली हों। अपदीपो भव, बुद्ध के उस संदेश को भी याद रखना। इसी के साथ आज की भावगंगा का ये विशेष अंक 150वां अंक यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पे बीच में चूंकि रुक गया था, तो मैं फेसबुक से फिर यूट्यूब पे पूरा डाल दूंगा, वैसे उतना भी रहेगा। और आपने जिस मनोयोग से इस भावगंगा को यहाँ तक पहुँचाया है, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं दिल से आप लोगों को शुभकामनाएं दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।